तो पहले तो मुझे बताओ, वो प्लान एसेट वाले क्वेश्चन बताए थे करने को, वो हो गए थे आपके? ये दोनों नहीं करे? ग्रेट, बढ़िया। ऑनलाइन वालों ने तो करे। चलो जी, चलो फटाफट खत्म करना आज इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालो, छोटी सी ऐसे, मतलब छोटे छोटे ही बच गया सब कुछ इसके अंदर, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, और क्वेश्चन भी उतने ही आसान आसान है। तो आप हेडिंग डालना, नेक्स्ट curtailments and settlement। तो अभी भी हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर ही हैं, उसी दलदल में फंसे अभी तक हम लोग। बट यस, उसका अब ये लास्ट टॉपिक है, फाइनली वो खत्म हो जाएगा। तो लास्ट है बस curtailments एंड सेटलमेंट। बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, वो भी उतना ही आसान है। तो पहले दो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी, एक लिखी curtailment और दूसरा मैंने बोला सेटलमेंट। दो चीज़ें मैंने लिखी, तो इनके मीनिंग पहले लिख लो, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो पहला लिखना curtailment। curtailment का मतलब क्या होता है? तो लिखो इसमें, it occurs when number of employees covered by plan are reduced। या फिर सिंपली स्पीकिंग, बेनिफिट्स, दैट इज बेनिफिट्स अंडर प्लान आर रिड्यूस्ड। ठीक है, तो आपने दैट इज के आगे जो लिखा मैंने मेनली इसी को अंडरलाइन कर लो, बेनिफिट्स अंडर प्लान आर रिड्यूस्ड। एक तरह से आप कह सकते हो, लास्ट में बताओ लास्ट टॉपिक क्या किया था हमने, जिसमें हमने लाइबिलिटी बढ़ाई थी, हाँ, पास सर्विस कॉस्ट। यस, तो वहां पे क्या हुआ था, प्लान हमने चेंज करा था जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई थी। एक तरह से समझने के लिए आप उसका उल्टा समझ लो, हालांकि एग्जैक्टली भी उल्टा नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम प्लान ही पूरा चेंज कर देते हैं। जैसे अगर आप पिछली क्लास में याद करो कि हमने बोला था कि पहले हम 8% का बोनस देंगे, मानो वो हमने बढ़ा के मानो 8.5% कर दिया था। हाँ, वो पीछे से जाके करा था, या वो नहीं हो रहा एग्जैक्टली कि भाई हम 8% को रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से जाके कम कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज कवर्ड होते हैं ना, उनको कम कर देते हैं। ठीक है, ज्यादातर कैसे केसेस में होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमने एक बिजनेस सेगमेंट बनाया हुआ था, हमारा एक बिजनेस सेगमेंट था, और हमने बोला था अपने एम्प्लॉयज को हम 5 साल बाद आपको ऐसा ऐसा प्लान देंगे या जो भी है बेनिफिट देंगे आपको। अब फॉर सम रीजन वो बिजनेस सेगमेंट ही हमें बंद करना पड़ गया। क्वेश्चन यही आता है कि हमें वो बिजनेस सेगमेंट ही बंद करना पड़ गया। अब जब सेगमेंट ही बंद हो गया तो उसके एम्प्लॉयज भी खत्म हो गए, अब उनको हमें कुछ देना पड़ेगा क्या बेनिफिट 5 साल बाद? नहीं, अब सेगमेंट ही बंद हो गया। तो उसको अब क्या होगा कि हमने तो लाइबिलिटी बना दी थी, हमने तो लाइबिलिटी क्रिएट कर दी थी, लेकिन इससे क्या होगा, मेरी लाइबिलिटी अब कम हो जाएगी। पिछली क्लास में जब हमने लास्ट में करा था वहां लाइबिलिटी बढ़ रही थी, अब यहाँ पे क्या होगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी।
तो जब भी हमारे इंप्लॉइज कवर होते हैं जो वो कम हो जाते हैं या फिर हमने जो बेनिफिट्स देना है वो हमारा कम हो जाता है, तो उससे हमारी अल्टीमेटली लाइबिलिटी कम हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? कर्टेलमेंट। ठीक है, कर्टेलमेंट पहले समझ में आ गया। अब सेटलमेंट क्या है, इसी से रिलेटेड है। हाँ, अब आपने इंप्लॉइज को बोला कि भाई हमने पहले मानो 100 इंप्लॉइज कवर करे थे अपने प्लान के अंदर, लेकिन हमारा एक बिजनेस सेगमेंट बंद हो गया, उस सेगमेंट के अंदर मानो 30 या 40 इंप्लॉई थे, अब उनको आपको बेनिफिट तो नहीं देना, तो आपकी कर्टेलमेंट तो हो गई। लेकिन वो 30-40 इंप्लॉई हो सकता ना आपसे झगड़े कि अरे ये क्या बात हुई, हम तो आपकी कंपनी में टिके थे इसकी वजह से। तो कभी कभी क्या होता है, हमको इस कर्टेलमेंट के बदले में उनको कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है कि ठीक है आप एक काम करो, हम उतना तो बेनिफिट नहीं दे रहे जितना पहले हमने आपको बोला था, लेकिन इसकी जगह हम आज ही आपको एक लमसम में कंपनसेशन दे रहे हैं, बस इंप्लॉय को खुश करने के लिए। तो बस उसी को क्या बोलते हैं? सेटलमेंट। उसी को बोलते हैं सेटलमेंट। तो सिंपली स्पीकिंग, कर्टेलमेंट की वजह से जो आप इंप्लॉइज को कंपनसेशन देते हो उसको क्या बोलते हैं? सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो बस यही बात आप लिख लो, it is the compensation for curtailment। क्लियर हो गया? ये दो बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें एक्चुअली में एकदम ही बच्चों वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। मेन हमको जो कैलकुलेट करना होता है वो क्या होता है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन कर्टेलमेंट। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन कर्टेलमेंट। मैं अभी इसके ऑब्वियसली एंट्री भी लिखवाऊंगा आपको, जर्नल एंट्री, बट मेनली आपको क्या करना पड़ता है, आपको गेन ऑन कर्टेलमेंट निकालना पड़ता है। गेन समझे क्यों है, फायदा क्यों है भाई? आपकी लाइबिलिटी आपने क्रिएट कर रखी थी, वो लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, तो नेचुरली भाई लाइबिलिटी कम हो रही, तो वो क्या है आपका? गेन है, राइट। तो गेन ऑन कर्टेलमेंट ये कैसे निकलता है, तो लिखो, पहले मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बताऊंगा, फिर मैं इसी की एंट्री कराऊंगा, तो उससे भी आपको कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन आपको यही करना पड़ता है। तो लिखो रिडक्शन इन डीबीओ लाइबिलिटी। आपको याद है हम हम जो लाइबिलिटी क्रिएट करते थे इसके अंदर, दो क्लास से क्रिएट कर रहे हैं अब तो हम लोग, तो रिडक्शन इन डीबीओ लाइबिलिटी। तो मेनली तो भाई देखो, जितने से आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है वो सारा आपका क्या है? गेन है। लेकिन इसमें से आपको दो चीजें लेस करनी पड़ती है। पहली चीज क्या लेस करनी पड़ती है, ये अगर आपने पिछली क्लास रिवाइज करी होगी तो आप समझ जाओगे, या आपने सुना होगा, अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। ठीक है, इसमें भी रिडक्शन वाला पार्ट, मुझे रिडक्शन लिखना चाहिए था, कि जितने से आपका मतलब प्रोपोर्शनेटली जितने की आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, प्रोपोर्शनेटली अगर आपका कोई अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट है वो भी कम हो रहा होगा, तो जितने से वो कम हो रहा है वो आपको लेस करना है। सब कुछ आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, आपको बस याद रखना है कि ये आपको क्या करना है? लेस करना है। और अगर मानो आपको कुछ सेटलमेंट देनी पड़ रही है, मतलब कंपनसेशन देना पड़ रहा है, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है लेकिन बदले में आपको कुछ कंपनसेशन देना पड़ रहा है, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो बस लेस लिख लो, सेटलमेंट। सेटलमेंट फॉर कर्टेलमेंट। अगर होगा तो सब कुछ ही गिवन होगा, मतलब एवरीथिंग विल बी गिवन। मैं एक एग्जांपल से भी कराऊंगा, प्लस आपको फिर बुक का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो आपको दिख जाएगा एवरीथिंग विल बी गिवन। तो बस ये माइनस करने के बाद आपका आ जाता है गेन ऑन कर्टेलमेंट। चलो तो ये लिख लो। फिर मैं इसकी जनरल एंट्री भी लिखवा देता हूं। चलो तो इसके नीचे लिख लो जनरल एंट्री।
जर्नल एंट्री लिखो, डीबीओ पेबल अकाउंट डेबिट। बताओ लाइबिलिटी कम हो रही तो लाइबिलिटी को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो डीबीओ पेबल अकाउंट डेबिट, तो इसके आगे अमाउंट लिख लो। अमाउंट क्या लेना है आपको, रिडक्शन इन लाइबिलिटी। सर हमें कैसे पता लगेगा कितनी लाइबिलिटी कम हो रही है? अब तक आप समझ गए, सब कुछ प्यार से आपको गिवन होता है ना, सब कुछ प्यार से गिवन होगा आपको। 2 बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, इसमें कुछ अनुमान, हाँ वेरी गुड, सेटलमेंट अगर हुआ तो ये भी आपको गिवन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आप सेटलमेंट करोगे तो आपको बैंक से ही पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी ना, तो बस टू बैंक। फिर लिखो टू अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, यस पीएससी। हाँ बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा बताओ बैलेंसिंग फिगर? तो रिडक्शन इन, पहले हाँ अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, तो बिल्कुल बात इसी पे आ रहा था। अब ये करने के बाद आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचेगा। वेरी गुड, एक ही ने दिमाग लगाया, बिल्कुल सही। ये क्या है, यही गेन ऑन कर्टेलमेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना वही है ये वही है, ठीक है ना। तो दिस इज नथिंग बट बैलेंसिंग फिगर। तो आप अपने हिसाब से कैसे भी आंसर निकाल सकते हो, आप एंट्री लिख के भी आंसर निकाल सकते हो, आप वो प्लस माइनस मतलब करके भी आप आंसर मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो। एग्जाम में क्या नहीं मांगता? अब जब देख लो ना, क्वेश्चन में एंट्री नहीं मांग रहा वो आपसे। मैं हर जगह एंट्री आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे जा रहा हूँ हर टॉपिक में, बट रियलिस्टिकली वो आपसे एंट्री कहीं पे भी नहीं मांग रहा है इस एएस के अंदर, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो तो एक एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल कर लो इस पे। है ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा बट थोड़ी देर बाद कराऊंगा, बट पहले आप एग्जाम्पल लिख लो। और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं आपको, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है नहीं गिवन, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो लिखो एन एंटिटी discontinues a business segment and the employees of this segment will earn no benefit। अंडरस्टूड है कौन से बेनिफिट की बात कर रहा हूं, वही डिफाइंड बेनिफिट वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, फुल स्टॉप। अ सेटलमेंट ऑफ रुपीज, a settlement of rupees 25 lakh, a settlement of rupees 25 lakh is to be paid as per agreement। as per agreement details before curtailment are as follows। तो समझ में आ गया ना, ये ऑब्वियसली क्या हो गया, कर्टेलमेंट हो गई है। पहला लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीवी ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये है ₹1000 lakhs, रुपीज इन लैक्स मान लो, 1000 lakhs। फिर लिखना फेयर वैल्यू
ऑफ प्लान एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, ये लिखो 820 lakhs, अनअमोर्टाइज्ड, शॉर्ट में लिख लो पीएससी, समझ जाओगे। तो अनअमोर्टाइज्ड पीएससी यानी पास सर्विस कॉस्ट है आपकी 50 लाख रुपीस। ठीक है, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा होगी, ऑब्वियसली अगर पास सर्विस कॉस्ट आपकी कभी हुई नहीं तो ऑब्वियसली कोई अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट होगी नहीं, बट अगर हुई तो लेनी है आपको, पॉइंट ये है। फिर लिखो नीचे द कर्टेलमेंट reduces the obligation to rupees 900 lakhs, to rupees 900 lakhs and unamortized past service cost to rupees 45 lakhs, फुल स्टॉप, जर्नलाइज। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो ये जो आपको दिया मैंने, क्या मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट में कुछ बताया, इसका कोई यूज है नहीं है। तो कई बार देखो आपने, आई थिंक लास्ट क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन करा था, उसमें भी ऐसा कोई था, कई बार वो आपको फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि इसका आपको लगता है हमें इसका भी कुछ करना है, बट नहीं करना आपको। ठीक है, तो मतलब पॉइंट है कि जस्ट बिकॉज क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी डजंट मीन कि उसका कुछ करना ही करना है, वो आपको समझना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या काम की जानकारी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही पकड़ा, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया और पेपर में भी दिया जा सकता है आराम से। बस अब बताओ बाकी क्या क्या क्वेश्चन में आपको समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, देखो अभी आपकी लाइबिलिटी प्रेजेंट कितनी चल रही है, 1000 lakhs, बिकॉज ऑफ कर्टेलमेंट ये लाइबिलिटी अब कितनी हो गई, मैंने बोला ये 900 लाख हो गई। तो इससे आपको क्या समझ में आया, वेरी गुड, लाइबिलिटी कितने से कम हुई, 100 लाख से। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लाइबिलिटी में चेंज कितने का आया। बिल्कुल ऐसे ही अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट आपकी अभी है 50 लाख रुपीस की, अब ये कितनी की हो गई बताओ, 45 लाख हो गई, दिख गया आपको। एग्जैक्टली तो आपके लिए ये रेलिवेंट नहीं है कि 900 हो गया, ये 45 हो गया, आपको तो क्या चाहिए कि कितने से कम हो गया, राइट। तो ये कितने से कम हुआ है, ये 5 लाख से कम हुआ है, बस। अच्छा, सेटलमेंट कितनी की दे रहे हैं हम, 25। अगेन सेइंग कि डजंट मीन कि मतलब हर बारी सेटलमेंट दोगे भाई, कई बार आप नहीं भी दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया तो आप सोचो कि सेटलमेंट हमेशा होगी, डजंट, मतलब इट इज नॉट कि कंपलसरी की सेटलमेंट होनी है। चलो तो आप बनाओ। हाँ, तो जर्नल एंट्री क्या बनाई आपने, मैंने तो आपसे सीधा जर्नल एंट्री मांग ली, वेरी गुड। तो डीबीओ पेबल अकाउंट डेबिट 100 lakhs, ऐसे लिख लेता हूं। 2 बताओ क्या करा, वेरी गुड। कितना बोला था मैंने सेटलमेंट, 25 लाख रुपए, ओके। 25 टू अनअमोर्टाइज्ड पीएससी, ये आपकी कम हो रही है, टू अनअमोर्टाइज्ड पीएससी, ये कितने से कम हो रही थी, 5। क्या बच गया, यहां पे बच गया कितना, 70 लाख रुपीस, बिल्कुल सही। ये क्या है, गेन ऑन कर्टेलमेंट, मतलब आगे जाके पीएनएल में ही चला जाता है इनकम की तरह, बट वो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे क्वेश्चन में यही आएगा, गेन ऑन कर्टेलमेंट आपको निकालनी होगी, दैट्स इट। बस यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया, आसान है। बता देना, हो जाए तो मैं आगे चलूंगा। ठीक है जी, फिर आओ इसके ऊपर एक हाल फिलहाल में, मतलब रीसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो भी कराऊंगा।
और स्टडी मैट पे भी है इसका क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर ऑफ डीबीओ लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। मोटा मोटा तो खैर मैंने आपको बता दिया था जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एग्जाम्पल कराया था, बट अब थोड़ा सा टेक्निकल वे में, डिस्क्लोजर ऑफ डीबीओ लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट डाल दो, इस पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। रीजन बीइंग स्टडी मैट पे भी इसका एक क्वेश्चन है, और इसी में एक अलग थोड़ा सा चेंज करके, मतलब हाल ही में एग्जाम में भी आया क्वेश्चन, जो वो भी कराऊंगा आज, ठीक है। वो आपके स्कैनर में है, वो मैं आपको यहाँ से डिस्प्ले करके कराऊंगा, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। है ये भी आसान, डिस्क्लोजर ऑफ डीबीओ लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट। तो मुझे जरा याद दिलाओ मैंने आपको क्या बताया था। वो जो आप डीबीओ पेबल अकाउंट या जो भी प्रोविजन फॉर डीबीओ है, उसको बैलेंस शीट में कौन से हेड के अंदर डालते थे? लाइबिलिटीज तो ठीक है, उसके अंदर कहाँ? नहीं, भूल गए आप। एग्जाम्पल जो लॉन्ग टर्म, हाँ, तो याद रखना ही है किसके अंदर आता था? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लिखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसमें हमारी जो डीबीओ पेबल की लाइबिलिटी होती थी वो प्रेजेंट वैल्यू पे आती रहती थी, तो वही जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ पेबल। तो आपको ये लेना है, आपको ये लेना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने यहां पे भी दी थी आपको, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। वैसे तो मैंने आपको क्या बताया था, ये सिंपली स्पीकिंग लास्ट क्लास में और कुछ नहीं है, ये क्या आपको एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। जब फंड क्रिएट करते हो उस पे उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वैसे तो जनरली स्पीकिंग इन्वेस्टमेंट आप बैलेंस शीट में कहां दिखाते हो? एसेट में दिखाते हो। बट अब यही पॉइंट है, यहां पे आपको फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट जो है ना, ये एसेट में नहीं दिखाना होता, वो इस प्रोविजन में से माइनस करके दिखाना होता है। भाई एक ही बात है ना, या तो आप एसेट में दिखाओ या लाइबिलिटी में एज अ नेगेटिव फिगर दिखाओ, बात तो इफेक्ट तो वही सेम आ रहा है, बट प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर इसका कैसे करना होता है? इसका आपकी जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है उसमें से माइनस करके दिखाना होता है। तो लेस लिखो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। और एक चीज और लेस करनी होती है, एक चीज और लेस करनी होती है, वो अगेन क्या है? लिखो सेम, अनअमोर्टाइज्ड पीएससी। यस, क्योंकि अगेन अनअमोर्टाइज्ड पीएससी का बेसिकली डेबिट बैलेंस होगा। अगर आप लास्ट लेक्चर के नोट्स में जाओ तो हमने अनअमोर्टाइज्ड पीएससी की देखो एंट्री क्या करी थी, ये देख लो। अब ये एग्जाम्पल में दिखा देता हूं, तो आपने इस एग्जाम्पल में एक बार देखना, मैंने जो कराया था, अनअमोर्टाइज्ड पीएससी डेबिट किया था 1,20,000 से, उसमें से पहले साल में आपने राइट ऑफ कितना कर लिया था? 40 करा था। तो आप खुद सोचो, ईयर एंड में 120 में से 40 राइट ऑफ करने के बाद या अमोर्टाइज करने के बाद, यस, अभी भी 80,000 का कौन सा बैलेंस बचा होगा? डेबिट बैलेंस बचा होगा, ठीक है ना। तो इसी कारण से इस डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए अभी वाले कॉन्सेप्ट में भी हमने इसको क्रेडिट करा था, क्योंकि कम हो रहा था। और इसी कारण से बैलेंस शीट के अंदर भी, बिकॉज इसका डेबिट बैलेंस है, अगर आप देखोगे एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है और इसका भी डेबिट बैलेंस है, तो इसको भी आपको क्या करना है? लाइबिलिटी में से ही लेस करके दिखाना है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको ये फिगर फाइनली अपने लॉन्ग टर्म प्रोविजन में माइनस करने के बाद दिखाना होता है। पहला एक पॉइंट मतलब याद रहेगा, कुछ मुश्किल तो नहीं है। अब यहां पे ट्विस्ट कहां आता है, और उसी ट्विस्ट के ऊपर क्वेश्चन भी आया है आपके एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है ना, आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट की कर लेते हो, मतलब पॉइंट है कि आपकी फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है, या तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है या आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर देते हो। तो अगर मानो आपका फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब है कि इससे भी ज्यादा है, हाँ, लाइबिलिटी जो आपकी है उससे ज्यादा है, तो अगर आप सोचो, खुद सोचो, मानो आपकी लाइबिलिटी है 800 लाख की, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट है आपका 1000 लाख का, तो बताओ क्या दिक्कत आएगी?
हाँ, ये फिगर अब आपकी क्या हो जाएगी, जरा इसको अनअमोर्टाइज्ड पीएससी को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ये मान लो 0 है, तो आपकी दिक्कत क्या आ जाएगी, आपकी लाइबिलिटी माइनस में आने लग जाएगी। तो लाइबिलिटी क्या बैलेंस शीट में हम कभी भी माइनस में दिखा सकते हैं? हाँ, यस, करेक्ट। तो यही पॉइंट है, अगर ये -200 आ गया है ना, तो इस 200 को हमको कहां पे दिखाना है, अब लाइबिलिटी में ना दिखा के इसको एसेट में दिखाना है, वही बताना है बस, एग्जैक्टली यही बात बतानी है। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि क्या बोल रहा था मैं, तो अब आ जाओ लिख लो। तो ये आप भी ऐसे इसको सर्कल मार्क कर लेना और इसको ऐसे लेके आना और लिखना, इफ दिस अमाउंट becomes negative, नेगेटिव क्यों होगा, मैंने उसका कारण भी बताया। क्या कारण बताया? बिकॉज सिंस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट जो आपका है वो डीबीओ पेएबल की लाइबिलिटी से भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज्यादा है, इज हाई। तो फिर क्या करना है इसका, इट इज शोन एज डिफाइंड बेनिफिट एसेट, इट इज शोन एज डिफाइंड बेनिफिट एसेट। इसको आप मतलब ब्लॉक में कर लो, डिफाइंड बेनिफिट एसेट। और आप पूछ रहे थे सर बैलेंस शीट में किसके अंदर दिखाएंगे हम लोग, तो यहां लिख लो इन अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट जिनको अगर थोड़ी बहुत शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट याद हो, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में एक मेन हेड होता है नॉन करेंट एसेट, और उसमें एक सब हेड होता है अदर नॉन करेंट एसेट्स, तो ये उसके अंदर आ जाएगा। बिकॉज ये बाकी तो कहीं आ ही नहीं सकता ना, बाकी तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसमें तो वैसे ही नहीं आना ये। और क्या क्या हेड होता है, पीपी होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है, ये सारे हेड्स होता है आपके पास, तो ये बाकी तो कहीं फिट ही नहीं बैठता, तो इसकी एक ही घर मिलता है इसको, वो है अदर नॉन करेंट एसेट। पहले यहां तक समझ में आया? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। पहले इतनी बात तो समझ में आ गई, वापस से अगर मैं यहां पे ले लूं कि सर 800 का हमारा लाइबिलिटी थी, 1000 का फेयर वैल्यू था और प्लान एसेट, तो ये हमारा -200 आ रहा था। तो अभी तक तो आपको ये समझ में आया कि इसका मतलब आप 200 लाख रुपीज है जो भी है 200 को आप कहां पे दिखा दोगे, एसेट पे। तो अब AS 15 ने यहां पे क्या बोला, उसने बोला अगर ये नेगेटिव आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो आंख बंद करके ये 200 एसेट में नहीं लिखना। जैसे इन्वेंट्री याद करो, इन्वेंट्री में अगर आपकी कॉस्ट है तो एएस क्या बोलता है, भाई कॉस्ट आंख बंद करके मत लो, चेक करो किससे कंपेयर करो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो आपको कम जो आ रहा है वो लेना है, क्योंकि एसेट जैसे ही आता है तो हमारा प्रूडेंस पिक्चर में आ जाता है। तो यहां पे अब एएस ने प्रूडेंस घुसा दिया। कैसे घुसाया है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन है आपके पास, तो लिखो इसके अंदर इट इज कैरीड एट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये आपको, वन अमाउंट एज डिटरमाइंड, अमाउंट एज डिटरमाइंड का क्या मतलब है, ये जो आपने निकाला, जैसे यहां पे आपने क्या निकाला, 200 निकाला, तो 200 और सेकंड लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स in the form of refunds from the plan asset, or
रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन और रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस टू प्लान एसेट, टू प्लान एसेट। तो इट इज कैरीड एट या तो अमाउंट सो डिटरमाइंड, या फिर ये पूरी जो अंग्रेजी लिखी विच एवर इज, क्या लगता है आपको, हायर नहीं, विच एवर इज लोअर, क्योंकि प्रूडेंस मैंने अभी आपको हिंट भी दिया, ये प्रूडेंस है, विच एवर इज लोअर। तो पहले लिखो, अब ये क्या चक्कर लिख दिया, लिखी बड़ी कॉमन सेंस की बात लिखी है मैंने, ये एक बार आप लिख के जरा अंग्रेजी पढ़ना, क्या लिखा है आपने। नहीं, इधर आओ, वापस आओ, यहां पे क्या चक्कर हुआ था, आपने बोला था कि सर हमारी लाइबिलिटी तो 800 लाख की है, लेकिन जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, ज्यादा हो गई है। अगर आप याद करो हम ये इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे थे, ताकि कल को जो लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़ेगी वो पे करने के लिए हमारे पास पैसा आ पाए। अब मैं एक तरह से कह रहा हूं मुझे पेमेंट करनी है 800 की, बट मैंने एसेट 1000 का बना रखा है, ज्यादा हो गया मेरा एसेट। तो अब आपके पास क्या विकल्प है, अब आप क्या बोल सकते हो, मोटा मोटा, मतलब एग्जैक्ट ऐसा होगा मैं ये नहीं कह रहा, बट मोटा मोटा समझने के लिए अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ये 200 का, मोटा मोटा कह रहा हूं, 200 का क्या कर लो, रिफंड ले लो, इन्वेस्टमेंट बेच बाज के पैसा निकाल दो उसमें से वापस, या फिर आप क्या करो, आप बोलो यार फ्यूचर में हमें कंट्रीब्यूशन स्टोर करनी पड़ेगी, उसको कम कर देंगे। या तो आप रिफंड ले लो ज्यादा जितना हो गया उसका, थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी है, या फ्यूचर में जो कंट्रीब्यूशन आप हर साल करते ही हो उसको कम कर दो। इन दोनों में से कोई चीज होगी ना। तो इससे आपको बताओ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, चाहे रिफंड मिले चाहे फ्यूचर कंट्रीब्यूशन कम होए, कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा मिल रहा है, कंपनी का बेनिफिट है। तो एएस ने क्या बोला, ये जो बेनिफिट मिलेगा आपको, बेनिफिट कैसे मिलेगा, या तो रिफंड से मिलेगा, जो आप थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है आप सिस्टमैटिकली निकाल दोगे, या तो आपकी फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन कम होगी। इसके बेनिफिट का आज का क्या, प्रेजेंट वैल्यू, उसका क्या लेना है, प्रेजेंट वैल्यू, और इसको कंपेयर करना है इससे, ये जो आपने 200 निकाला, अगर मानो इसका प्रेजेंट वैल्यू कम आ रहा है तो आपको दोनों में से क्या लेना है, जो कम आ रहा है वो लेना है बैलेंस शीट में। कहां पे, एसेट के अंदर। ये जो आप बैलेंस शीट में आप एसेट नहीं दिखा रहे थे, इसको आपको दोनों में से जो लोअर पे आ रहा है वो लेना है। समझा है? दूसरा नहीं समझ में आया भाई, आपकी लाइबिलिटी कितनी हो गई थी, 800 लाख, लेकिन आपका एसेट कितना है, प्लान एसेट 1000। अगर आप इसी लाइन पे चलते रहे, अगर आप इसी लाइन पे चलते रहे, मतलब अभी तक जितना जितना आप कंट्रीब्यूशन ले कर रहे हो आप उसी लाइन पे कंट्रीब्यूशन करते रहे, और आपकी लाइबिलिटी भी आपकी वो डिस्काउंट रेट के हिसाब से बढ़ रही है, तो फ्यूचर में होगा क्या, रुको, फ्यूचर में होगा क्या, ये हमेशा ऐसा रहेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लाइबिलिटी से ज्यादा रहेगी, एसेट आपकी लाइबिलिटी से ज्यादा रहेगी। अब आप क्या बोलोगे, यार हमारी लाइबिलिटी तो कम है बट इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हो गई है, हमें तो सिर्फ उतनी एसेट चाहिए ना, उतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए जितने से हम अपनी लाइबिलिटी पे कर पाए। बात सुना रही है? तो अब आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे यार एक काम करते हैं, या तो जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा हो रखी है उसको हम निकाल लेते हैं, उसको हम प्लान एसेट में से वापस पैसा निकाल लेते हैं, भाई कॉन्ट्रीब्यूशन डालते हैं, अब ज्यादा हो गया पैसा तो उसमें से निकाल लेते हैं। तो जो पैसा निकाला वो क्या है, रिफंड है, उसको मैंने बोल दिया रिफंड है। या दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, कि आप फ्यूचर में ये जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ये कम कर दो, जितनी अभी कर रहे हो उसको रिड्यूस कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपके एसेट ज्यादा ही चल रहे हैं, तो आप कंट्रीब्यूशन कम भी करोगे तो भी आपके लिए बात ठीक चलेगी। तो या तो आप क्या कर लो, कंट्रीब्यूशन को कम कर दो, या तो रिफंड ले लो या कंट्रीब्यूशन कम कर लो। दोनों में से कुछ भी करोगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनका तो फायदा है, उनको तो एक तरह से बेनिफिट मिल रहा है। आप खुद सोचो ना, आपकी इन्वेस्टमेंट से पैसा आपको या तो मिल रहा हो या फ्यूचर में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपकी कम हो गई हो, भाई कंपनी को एक तरह से फायदा मिल रहा है इनडायरेक्टली।
तो एएस ने क्या बोला, ये जो बेनिफिट मिलेगा, जितने का भी बेनिफिट मिलेगा, वो आपको नहीं सोचना कैसे निकलेगा, कितना मिलेगा, जो भी बेनिफिट मिलेगा उसकी आज की क्या लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू। रीजन वही है क्योंकि बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है 1 साल में मिलेगा। भाई पैसा इन रिटायरमेंट बेनिफिट वाले फंड्स जो होता है ना, उसमें से पैसा निकालना आसान नहीं होता बहुत, उसमें से, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी लीगल चीज होती है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कंट्रोल होता है, आपके लिए पैसा निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसा नहीं आपने आज सोचा कि अरे 200 लाख पड़े हुए हैं मैं उसको निकाल दूं, आप इतनी आसानी से पैसा निकाल नहीं सकते। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म में मिलेगा आपको बेनिफिट, आप थोड़ा थोड़ा करके रिफंड लोगे या थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूशन कम करोगे। तो इसलिए एएस ने बोला इसका आज का क्या लेना है, प्रेजेंट वैल्यू लेना। अब ये अंदाजे से आप निकालोगे ये, और एक्चुरियल्स की मदद लोगे, भाई एक्चुरियल असम्पशंस यहां पे फिर से आएंगी, ठीक है। आपको इसकी क्या लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आई, या फिर ये जो आपकी नेगेटिव फिगर आ रही थी 200 की, जैसे मेरे इस एग्जांपल में, दोनों में से जो लोअर है आपको एसेट उस वैल्यू पे दिखाना है, मैं ये कह रहा हूं। ये दिखा आपको, ये आपको बैलेंस शीट में एसेट को या तो ये 200 लाख रुपए जो आपने निकाला, या ये बेनिफिट का जो प्रेजेंट वैल्यू निकाला, दोनों में से जो लोअर है बैलेंस शीट पे उस पे दिखाना है। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से आया आपके पेपर में, हालांकि आपको टेंशन नहीं ली, ये वाला पार्ट क्वेश्चन ने खुद दे दिया, ये वाला पार्ट क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया। मैं चलो अभी हाथ के हाथ करा ही देता हूं, मैं काम करता हूं, हाथ के हाथ क्वेश्चन करा ही देता हूं, आपका बात ही खत्म हो जाएगी। आपको नहीं निकालनी, क्वेश्चन देगा, सब गिवन होगा आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों में से लोअर पे आता है। एक काम करो, आओ एक काम करते हैं, हाथ के हाथ कर ही लेते हैं, इसको पेंडिंग नहीं छोड़ते। ये देखो कब का एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी इसी साल का है, जनवरी 2025 में 4 नंबर का क्वेश्चन आया है प्योर। बस इसी पे क्वेश्चन है कि आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो पहला पार्ट तो चलो वो भी मैं आपको करा चुका हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान, कुछ याद आ रहा है, लिखवा रखा है, कुछ लिखवा रखा है। अब याद थोड़ी होगा क्योंकि घर में जाके पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल साइड बाय साइड लिखवाया था मैंने दोनों को, डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। एक में मैंने बताया था कि भाई बस कंपनी को कंट्रीब्यूशन करनी होती है और उनका काम, हाँ, डिफाइंड बेनिफिट प्लान में सारा रिस्क एम्प्लॉयर का होता है, कंट्रीब्यूशन प्लान में सारा रिस्क किसका होता है, एम्प्लॉय का होता है। तो एक तो उसने यही पूछा, और मेन तो मैं जो पार्ट एक्चुअली कराना चाह रहा हूं वो ये वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी या एसेट, आप कितनी बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 31 मार्च 2024 को है 36 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट है 38.5 लाख। लो देख लो लाइबिलिटी कितनी है और एसेट कितना है, ज्यादा है ऑलरेडी। अच्छा, पास सर्विस कॉस्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड, ये क्या है, ये अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट है, समझ में आया। नॉट रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, जितना अभी तक आपने पीएनएल में नहीं डाला हुआ। और प्रेजेंट वैल्यू, अब इस पे फोकस करो, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्यूचर रिफंड फ्रॉम द प्लान। हाँ, तो मैंने बोला था नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा भाई साहब, क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको तो पता है आपको कितना लेना है, कैसे निकालना है। तो बताओ क्या आप सिखाया मैंने, मैं यहीं पे कर लेता हूं। तो कैसे दिखाओगे, मैंने क्या बोला था, आप डीबीओ लाइबिलिटी दिखाते हो, डीबीओ पेबल, कुछ भी बोल दो। ये कितना है 36 लाख। फिर इसमें से लेस क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू या जो भी है, सॉरी, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, ये कितना है 38.5 लाख। और क्या लेस करना होता है, अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, ये कितना है 7.5। तो बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका, ये माइनस करके, माइनस करके क्या आ रहा है 10 तो आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है। पॉइंट क्या है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अब ये क्या है, ये एसेट है, ये एसेट है। अब यही एस ने क्या बोला था, इस एसेट को या तो इस जो एक्चुअली में आ रहा है 10 लाख या जो भी है उस पे लेना है, या फिर
और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू जो कि कितनी है 6 लाख, दोनों में से जो लोअर है वो लेना है। यस, तो बैलेंस शीट पे आप किस पे दिखाओगे 6 पे दिखाओगे। हाँ, वो तो इग्नोर कर दोगे क्योंकि वो आप एसेट में दिखा रहे हो, है ना। और इसी को हम बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट एसेट। इसका मैंने नाम क्या बोला था, डिफाइंड बेनिफिट एसेट। बताओ समझ में आया? ठीक है, तो यही आपको मतलब करना था। देखो डिफाइंड बेनिफिट एसेट वैसे कितना निकला 10 निकला, लेकिन क्योंकि आपका ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ लिखा है उसने, ये लिखा है, देखो यहां पे निकाला है अमाउंट सो डिटरमाइन 10 लाख, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्यूचर रिफंड्स कितना है 6 लाख है। तो दोनों में से आप क्या लोगे, लोअर लोगे एसेट में, दैट इज 6 लाख। लिटरली ये पूछ रहा था आपसे, बस समझ में आया? आपको अभी भी डाउट है क्या इसमें? ठीक है, अच्छा बाकी ये डिफरेंस पढ़ लो, अगर याद है तो पढ़ोगे तो सारी बात याद आ जाएगी कि हाँ सर यही आपने तो बताया भी था और लिखवाया भी था, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर इसका मान लो और 2 नंबर इसका मान लो, इससे ज्यादा की वैल्यू ही नहीं है, छोटा सा तो क्वेश्चन है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में कह रहा है फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन आर पेड बाय द एम्प्लॉयर इनटू अ सेपरेट फंड एंड विल हैव नो ऑब्लिगेशन टू पे फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशंस। यही लिखवाया कि नहीं, नोट्स में आपको ये दिख जाएगा कि भाई इसके अंदर एम्प्लॉयर फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन पे करता है। मैंने एग्जांपल किसका दिया था बताओ, एग्जांपल याद है? एग्जांपल पीएफ का, पीएफ का एग्जांपल दिया था। हाँ, मैंने बोला था भाई एम्प्लॉयर को बानो फिक्स 12% का सैलरी का है वो कंट्रीब्यूट करना होता है और उनका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल में उस पीएफ की वैल्यू कितनी बन रही है नहीं बन रही है, एम्प्लॉय को कितना पैसा मिलेगा पीएफ से नहीं मिलेगा, कंपनी को एम्प्लॉयर को इससे कोई भी मतलब नहीं है। उनका 12% का कंट्रीब्यूशन उन्होंने कर दिया और उनका काम खत्म हो गया। यही होता था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। इसलिए इसमें सिखाने को कुछ नहीं था, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल था भाई, जितना एम्प्लॉयर या कंपनी जितना कंट्रीब्यूट कर रही है वो उनका खर्चा है, वो उसको उठा के वो अपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डाल देती, क्योंकि उनको उसके आगे उनकी कोई लाइबिलिटी आने ही नहीं वाली है ना। समझ में आ गया? और डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है, डिटेल्ड एक्चुरियल कैलकुलेशन इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द चार्ज। चार्ज की जगह आप यहां पे लाइबिलिटी भी लिख सकते हो। तो एक्चुरियल अजम्पशन से हम लोग यहां पे सारी लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं। तो हम 2-3-2.5 क्लास से रादर बताओ करी कि सारा काम इसी का तो कर रहे हैं। लिटरली हम कितने दिनों से, पिछली पूरी क्लास भी इसी में गई, पहली क्लास का आधा दिन इसमें गया और आज भी अभी तक हम इसी में भटक रहे हैं, है ना। ये खत्म हो गया, बस यही है। ठीक है, अच्छा दूसरा, एम्प्लॉयर हैज नो ऑब्लिगेशन टू पे फर्दर कंट्रीब्यूशन इफ द फंड डज नॉट होल्ड सफिशिएंट एसेट्स टू पे ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स। भाई एम्प्लॉय को अगर पैसा देने के लिए पैसा कम पड़ता है तो भी एम्प्लॉयर की गर्दन नहीं पकड़ सकते कि और कंट्रीब्यूशन डालो पीएफ के अंदर, पीएफ में पैसा कम पड़ रहा है, वो सारा रिस्क एम्प्लॉय का है। ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉय हैज टू बियर द इन्वेस्टमेंट एंड एक्चुरियल रिस्क। ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है, ये भी मैंने लिटरली आपको जो पॉइंट्स लिखवा रखे आप उसी को लिख के आ जाओगे ना, आपको फ्री में मतलब आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे। और बस यहां पे क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयर इंश्योर्स दैट सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल टू मीट द प्रॉमिस्ड बेनिफिट्स। इसी कारण से तो भाई एम्प्लॉयर बैठ के प्लान एसेट में पैसा डालता है, क्योंकि उसमें उसकी हेडेक है सारी, इसलिए तो ताकि पैसा उसके पास रहे, इसलिए तो प्लान एसेट में पैसा डालता रहता है। रिगार्डलेस ऑफ फंड परफॉर्मेंस एंड एक्चुरियल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क किसके पास है, एम्प्लॉयर के पास है। तो सब कराया हुआ है मैंने आपको। ठीक है, थोड़ा सा भटक गया मैं बीच में, मुझे अभी वैसे कराना नहीं था, बट आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्चुअली। अच्छा, अब एक सवाल और पूछो आपसे, देखते हैं आप कितना अप्लाई कर पाते हो। इसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूं। मैंने बोला भाई वैसे तो आपका एसेट कितने रुपए का आ रहा था, 10 लाख रुपीस का आ रहा था, लेकिन आपको क्योंकि दोनों में से जो लोअर लेना होता है तो आपका 6 लाख लोअर आया था, तो आपको ये एसेट किस पे लाना पड़ा, 6 लाख पे लाना पड़ा। तो मोटा मोटा आपको क्या दिख रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं एसेट की वैल्यू 4 लाख से कम हो गई।
जैसे इन्वेंट्री में भी क्या होता है, इन्वेंट्री की अगर मानो कॉस्ट 10 लाख है और एनआरवी 6 लाख है, तो आपको इन्वेंट्री की कहीं ना कहीं वैल्यू बेसिकली कम करनी पड़ती है। कितने से? 4 लाख से। सेम AS13 में भी पढ़ा था इन्वेस्टमेंट के केस में कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो वहां पे भी अगर फेयर वैल्यू लोअर होती है तो आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी पड़ती है। तो सारे केसेस में एक चीज कॉमन है, बस ये जो कम कर रहे हो आप, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, हर जगह बता रखा है मैंने आपको। हाँ, इसको क्या करते हो आप, पीएनएल में चार्ज कर देते हो, रिकॉग्नाइज कर देते हो एज लॉस। तो यहां पे भी जो 4 लाख का जो गिरावट आ रही है आपके प्लान एसेट में या जो भी डिफाइंड बेनिफिट एसेट में, इसका क्या करोगे, इसको पीएनएल में डालोगे। समझ में आ गया? चलो, अब समझा दिया तो अब मैं आराम से लिख सकता हूं, नहीं तो बाद में आप पूछते सर ये क्या लिख दिया। तो ये सब जो मैंने आलतू फालतू काम कराई ये तो आपको करना ही नहीं था, ये सब हटा देता हूं। आपने तो यहां तक लिखा होगा सिर्फ, ठीक है, विच एवर इज लोअर तक लिखा होगा। बस इसके नीचे एक ऐसी एरो खींच लो और लिख लो। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन ही कर लिया था, ठीक नीचे ही कर लिया था, तो कहीं भी डाल दो, मतलब छोटा सा आप वहां अपने क्वेश्चन में लिख लो, रिडक्शन इफ एनी, रिडक्शन इफ एनी। मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा ना, आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने कहा पहले क्वेश्चन दिखा दो आपको, उससे आपको थोड़ी क्लियरली चीज दिख जाएगी। रिडक्शन इफ एनी विल बी चार्ज टू पीएनएल। अब आपको ये रिडक्शन वाली बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो आप जैसे मोड में हो गए थे आपको ये कंफ्यूजिंग लगता कि कौन सी रिडक्शन लिख दी। ठीक है, तो आप अपने, अगर आपने क्वेश्चन कर ही लिया था वो वाला, तो वहां पे भी लिख सकते हो कि रिडक्शन कितनी की हो रही थी वहां, 4 लाख की, तो आप अपने आंसर में लिख लो तो भी चल जाएगा। मतलब यहां लिखो या वहां लिखो, पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये जो रिडक्शन है पीएनएल में चार्ज होगा। तो अब वहां अपने आंसर में अगर लिखा है तो लिख दो वहां पे भी, रिडक्शन ऑफ 4 लाख रुपीज विल बी चार्ज टू पीएनएल। उन्होंने सजेस्टेड आंसर में नहीं लिखा, आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, अच्छा है, आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। ठीक है, चलो हो जाए तो बताना, मैं हटा दूं ये। आओ भाई, एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपके पास बुक्स हैं क्या? स्कैनर नहीं, ये मॉड्यूल है। तो इसमें क्योंकि कुछ कटवाना है मेरे को, चलो अब वो आप देख लो कैसे करोगे। पढ़ो, चलो क्या क्वेश्चन है। वो कह रहा है रॉकस्टार लिमिटेड डिसकंटिन्यूज अ बिजनेस सेगमेंट अंडर द एग्रीमेंट विद एम्प्लॉइज यूनियन, द एम्प्लॉइज ऑफ द डिसकंटिन्यूड सेगमेंट विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट। बताओ क्या, किसके बारे में बात हो रही है? हाँ, ये कर्टेलमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कर्टेलमेंट की। अब मैं इसलिए आपसे बोल रहा था आपके पास बुक है कि नहीं, इसके आगे जो भी कथा उसने लिखी है ये आपको पूरा काटना है। तो अब वो आप याद कर लो। फोटो नहीं, मतलब ये बचा हुआ जो पैरा है इसके अलावा ये पूरा काटना है। कंफ्यूज नहीं, उसने जब मतलब कंफ्यूज नहीं कर रहा वो एग्जैक्टली, वो कुछ कथा सुना रहा है जो आपको इतनी कथा में घुसना नहीं है। हाँ, मतलब वो जहां पे इसको ऊपर क्वेश्चन के ऊपर ही जो चीजें उसे समझानी चाहिए थी वो क्वेश्चन के अंदर आके पता नहीं क्यों समझा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये फालतू की कथा है, आपके लिए ऐसा कोई काम की नहीं है। वो इन डेप्थ घुसने वाली बात है, जितना इन डेप्थ आपको जाना नहीं है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं है इसका। तो आपके लिए क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है और फिर बाकी यहां तक चल रहा है। चलो आगे पढ़ो। वो कह रहा है रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट्स द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन एट ₹18, दैट इज 10% ऑफ 180। क्या बोल रहा है पता है? ये लैंग्वेज का खेल है सारा।
तो अभी जो हमने कर्टेलमेंट में गेन निकालना सीखा, तो मैं रिडक्शन निकालते हैं ना अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, ये उसकी बात कर रहा है। तो सिंपली स्पीकिंग, सिंपल वे में 18 लाख रुपीज से, या जो भी 18 जो भी बोला है उसने, उतने से आपको अपना अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट कम करना है। कैलकुलेट, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, वो यही पूछता है, कैलकुलेट करो गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट एंड लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट। तो यही दो कॉन्सेप्ट जो अभी तक कराए, दोनों का मिक्सचर है। एक गेन ऑन कर्टेलमेंट निकालना है और फिर बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर कैसे होगा वो बताना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ए कह रहा है इमीडिएटली बिफोर द कर्टेलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशन इज एस्टिमेटेड एट 6,000 lakhs बेस्ड ऑन करेंट एक्चुरियल अजम्पशन। ये क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ है बिफोर कर्टेलमेंट, बिफोर कर्टेलमेंट, ठीक है। ऐसी बी फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन द डेट इज एस्टिमेटेड एट व्हाट 5,100। सी अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट इज ₹180। और डी कह रहा है कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ऑब्लिगेशन बाय 600। लो, सब कुछ सजा सजा के दे दिया। रिडक्शन इज लाइबिलिटी। तो बताओ, एक निकालना है गेन ऑन कर्टेलमेंट, दूसरा बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे। दो चीजें बस है मेन। चलो तो अब बताओ, करोगे या मैं करूं? तो पहले निकालो गेन ऑन कर्टेलमेंट। मैंने आपको दोनों तरीके से दिखाया, या तो एंट्री लिख के उससे निकाल लो बैलेंसिंग फिगर, या वो माइनस माइनस मैथमेटिकली जो मैंने बताया था उससे निकाल लो, कैसे भी कर लो। रिडक्शन इन लाइबिलिटी कितनी है? क्वेश्चन में सारी चीजें बस पकड़ लेना। रिडक्शन इन लाइबिलिटी है 600 की। क्या सेटलमेंट की कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, वो तो अनअमोर्टाइज्ड पीएससी है। तो सेटलमेंट है क्या? नो सेटलमेंट। तो मैंने इसलिए बोला था जरूरी नहीं कि सेटलमेंट होगी होगी, वो तो मैंने एग्जांपल में डाल दी थी आपको दिखाने के लिए, बट जरूरी नहीं कि होगी होगी। तो देयर इज नो सेटलमेंट, तो जीरो हो गया। तो बस गेन कितना है? 600 से लाइबिलिटी कम हुई और अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट कम हो रहा है 18 से, तो कितनी आ गई? 582। अब बैलेंस शीट डिस्क्लोजर बताओ। नहीं, 582 से लाइबिलिटी नहीं कम हुई है, लाइबिलिटी तो 600 से कम हुई है, 582 गेन है। हाँ, यही है पॉइंट। तो 600 से लाइबिलिटी कम हुई, माइनस 18 से अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट कम हुआ, तो 582। एंट्री लिख लूं एक बार इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंट्री क्या बनेगी बताओ, आप ओरली बता दो। डीबीओ पेबल अकाउंट डेबिट कितना? 600 टू, वैसे तो सेटलमेंट आता है बैंक, बट वो कुछ है नहीं, बस ऐसे लिख दिया जबरदस्ती। टू अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट, ये कितना है? गलत, 18। 582 गेन है, तो टू गेन ऑन कर्टेलमेंट, ये है 582। तो ये एंट्री हमें लिख दी। एग्जाम में आप लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने रोका नहीं आपको एंट्री लिखने को, मन करे तो लिख के आ जाना। टाइम ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटा लग रहा है एंट्री लिखने में, हार्डली कुछ सेकंड लगेंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? पूरा जो आपको सिखाया था मैंने, तो देखो मुझे भी नहीं पता, वैसे चेक कर लो आप, मैं कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाओगे पहले तो क्या लिखोगे? डीबीओ पेबल या प्रोविजन फॉर डीबीओ, कुछ भी लिख सकते हो आप अंग्रेजी में। अब यहां पे क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन ने आपको बिफोर कर्टेलमेंट बताया था। बिफोर कर्टेलमेंट कितनी लाइबिलिटी थी आपकी बताओ?
ये लिखी उसने ए वाले पॉइंट में 6000 लैक्स थी और ये कितने से कम हो गई 600 से। तो 6000 की थी और ये 600 से ये रही, ये जो है ये कम हो गई। तो अब कितनी की बची 5400। लेस क्या करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। तो ये तो जितना उसने दे रखा है बस उतना ही ले लो। तो कितना दे रखा है वो बी में दे रखा है 5100 5100 और लेस अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट। चलो जी, तो यहां पे भी ध्यान से, वैसे कितना था क्वेश्चन में 180 था, दिख गया आपको 180 था, लेकिन ये कितने से कम हो गया 18 से कम हो गया। तो कितने का बचा 162। तो बस, तो ये नेगेटिव में तो नहीं आ रही, आ रही होती तो वो सारी इंफॉर्मेशन देता आपको। कितना आ रहा है 138। हाँ ऐसे भी दिखा के आ सकते हो। तो देयरफॉर ऐसे लिख लो, देयरफॉर लायबिलिटी टू बी शोन या डिस्क्लोज्ड या प्रेजेंटेड, वो आपकी मर्जी, बैलेंस शीट विल बी रुपीज 138। 138 ऐसा उसने लैक्स तो नहीं बोला था कहीं पे, रुपीज इन लैक्स था क्या, नहीं था ना। तो चलो मतलब होना तो ऐसे लैक्स में चाहिए, बट ठीक है जो भी है। इतनी भी छोटी कंपनी क्या है, इतनी छोटी कंपनी आपको लगता है कि ये भसड़बाजी में पड़ेगी कि एक्चुरियल को लाओ ये बताओ बताओ। हाँ एप्लीकेबिलिटी हो गया, बस यही करना था। तो देख लो गेन ऑन कर्टेलमेंट आ गया 582 और लाइबिलिटी आ गई 138। चलो तो फाइनली आपका अब जाके ये डीबीपी वाला पार्ट वैसे खत्म हो गया, बट टॉपिक नहीं खत्म हुआ अनफॉर्चुनेटली। अब सब छोटा छोटा बचा है। चलो चले अगले नेक्स्ट फाइनली मेन हेडिंग पे। अब ये सब भसड़बाजी खत्म हो गई, ठीक है। अभी तक जितनी की भसड़बाजी थी, ये एक्चुरियल, ये डिस्काउंट रेट, ये पास सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट, डीबीओ पेबल, सब खत्म हो गया फाइनली, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल सिंपल वाला पार्ट, वो वाला पार्ट बच गया बेसिकली जहां से क्वेश्चन आने की बहुत ही कम संभावना है। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन दे भी नहीं रखे। ठीक है ना। तो अब बस फटाफट फटाफट फॉर्मेलिटी के लिए करा रहा हूं। एग्जाम में कभी ऐसा हो आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे, ये इस 15 पढ़ना है, बस यहां तक भी करके चले जाओगे तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब इतना आपका हो गया। चलो नेक्स्ट डालो हेडिंग टर्मिनेशन बेनिफिट। इसमें लिखो, इसमें कुछ ज्यादा कुछ भी मतलब बचे हुए पार्ट में कुछ टेक्निकल है ही नहीं। लिखो टर्मिनेशन बेनिफिट आर एम्प्लॉय बेनिफिट, वैसे तो मीनिंग लिखवा चुका हूं पहले, पेबल as a result of either an entity's decision to terminate the employee or या ऐसे लिखो बिफोर नॉर्मल रिटायरमेंट, बिफोर
नॉर्मल रिटायरमेंट और एक्सेप्ट वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय। मैंने एग्जाम्पल भी शायद आपको बताया होगा इसका, याद है? फॉर एग्जाम्पल लिख लो, पेमेंट अंडर VRS। जिसको VRS नहीं पता भाई, VRS का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, जहां पे आप एम्प्लॉय को खुशी खुशी बोलते हो, मतलब आप बोलते हो कि आप छोड़ के चले जाओ, हाँ बल्क में दे देते हो पैसा उनको, ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि जब भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट से पहले चला जाता है और आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा देने के दो ही केसेस आएंगे, या तो VRS के अंदर जैसे आपने बोला, या तो आपने एम्प्लॉय को बोला भाई यू आर फायर्ड, तुझे कल से आने की जरूरत नहीं, तो एक काम कर, तू कल से मत आ, मैं तुझे 1 महीने की आगे की सैलरी देता रहूंगा, बट तू कल से मत आ। मतलब वो काम नहीं करेगा बट आप फिर भी उसको 1 महीने की सैलरी दोगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल होता है। हाल फिलहाल में मेरे बहुत करीबी दोस्त के साथ हो चुका है, उसको निकाल दिया था एक स्टार्टअप से, बट उसको 1 महीने की सैलरी दी थी, तो उसने मजे से 1 महीने एंजॉय करा था, काम भी नहीं करना, सैलरी भी मिल रही है, ठीक है ना? तो ऐसा बिल्कुल होता है। हाँ वो VRS के अंदर, वो VRS की बात कर रहे हो, यस VRS की बात कर रहे हो। मानो मतलब कोई आपने बोला कि यार जो भी अब इंप्लॉइज हमारे पुराने हैं वो 50s के एज में मानो आ गए, या इस पर्टिकुलर एज सर्कल रेंज में आ गए, अब टेक्निकली आप रिटायरमेंट के एज में तो नहीं हो, लेकिन कंपनीज क्या चाहती है कि अब हमारे कंपनी में यंग ब्लड आए यार। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम यार आप रिस्पेक्ट करना चाहते हो यार, जो 50 साल की उम्र का कोई इंसान है, मानो कई सालों से काम कर रहा है आपकी कंपनी में, तो आप ऐसे थोड़ी बोल सकते हो जाओ निकल जाओ। तो इसलिए उनके लिए ही आप VRS स्कीम निकालते हो, ये पॉइंट है। तो ये केस बताओ किसके अंदर फॉल कर जाएगा? टर्मिनेशन बेनिफिट, है ना? शॉर्ट में इसको मैंने TB बोल दिया था, शॉर्ट में इसको TB बोल दिया था। हाँ चलो इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो TB या टर्मिनेशन बेनिफिट्स पूरा भी लिख सकते हो, आर रिकॉग्नाइज्ड। नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लिख सकते हो, नो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। ये मतलब मैं देखो ऑफिशियली लिखवा रहा हूं, मैं इतना श्योर हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं कोई, बस दे रखा है तो बस करवा रहा हूं। तो एनीवे लिख लो, टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज लाइबिलिटी and expense only when the entity has, only when the entity has 1 a detailed formal plan, a detailed formal plan for termination which is duly approved, which is duly approved and, ऐसे लिख लो, बीच में लिख लो and, second which is duly approved। क्या बोल रहे हो? अच्छा मुझे बता रहे हो एक्चुअली, अरे वाह, a reliable estimate can be made, तो दैट मीन्स अब AS आपके खून में घुसने लग गए हैं, अगर आपका दिमाग अपने आप क्लिक करा, क्योंकि ये
ये कॉमन वो रहता है, प्रिंसिपल है ना, कई बार रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज हम कर चुके अभी तक, स्पेशली एसेट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो पहले लिख लो ठीक है। तो क्या बोला, आपको समझ में आया? वैसे बात बहुत ही आसान है ये, कि हमने बोला टर्मिनेशन बेनिफिट के अंदर जो भी पेमेंट करनी है उसकी लाइबिलिटी और एक्सपेंस जो है कोरस्पॉन्डिंग, वो कब आप रिकॉग्नाइज करोगे? पहला, आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मल प्लान है, ऐसी नहीं कि आप इनफॉर्मली दे रहे हो, आपके पास रिटर्न में प्लान होना चाहिए जो अप्रूव्ड होना चाहिए। अप्रूव्ड बाय व्हाट या हुम? जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी होती है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो प्रॉपर अप्रूव्ड प्लान होना चाहिए। जैसे वीआरएस, अब वीआरएस ऐसे थोड़ी आज आपने सोचा चलो वीआरएस दे देते हैं। वीआरएस स्कीम आपकी पहली रिटर्न होती है, पॉलिसी में रिटर्न होता है ऑलरेडी, जो प्रॉपर्ली अप्रूव्ड होता है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि इससे आपके पास लीगली लाइबिलिटी आएगी, आपको देना पड़ेगा। अगर कोई एलिजिबल एम्प्लॉय वीआरएस के अंदर लेना चाहता है बेनिफिट, तो आप उसे रोक नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए एक आपके पास फॉर्मल प्लान होना चाहिए ताकि लीगली आपके पास लाइबिलिटी आई। और साथ में भाई अब लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है, खर्चा रिकॉग्नाइज करना है, हमें तो रुपीस में करना है ना, तो कितना अमाउंट देना है इसका आप रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो। अगर दोनों चीजें हैं तो फिर आप जो भी टर्मिनेशन बेनिफिट की लाइबिलिटी है, खर्चा है, वो रिकॉग्नाइज करोगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद बस लास्ट पॉइंट फिर खत्म। ये लिखो, टर्मिनेशन बेनिफिट should be recognized at, दो बाइफर्केशन निकालो, अनडिस्काउंटेड वैल्यू, पहले में अनडिस्काउंटेड वैल्यू। अनडिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, समझना है क्या? प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी, आज की वैल्यू लेनी है। नहीं, फिर वो तो डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई ना, जो आप कर रहे थे पिछले टॉपिक में। हाँ, जो है वो लेनी है, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, लेकिन कब लिखो, वेयर टर्मिनेशन बेनिफिट इज पेबल विदिन 12 months ऑफ बैलेंस शीट डेट। सीधी सीधी बात, अगर शॉर्ट टर्म में आपको देना है तो अनडिस्काउंटेड वैल्यू लेनी है, और अगर लॉन्ग टर्म में देना हो, मतलब लॉन्ग टर्म समझ गए 12 महीने बाद, तो क्या लेना है आपको बताओ? फिर क्या लोगे? फिर डिस्काउंटेड वैल्यू लोगे, और फिर वही भसड़बाजी वापस शुरू हो जाएगी। एक्चुरियल्स को बुलाओ, उनके अजम्पशंस लो, उनकी रिपोर्ट लो, उनसे पूछो, वो सारी कंफ्यूजन वापस स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए नहीं, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, स्टार्ट हो जाएगी। वेयर टर्मिनेशन बेनिफिट इज पेबल बियॉन्ड 12 months ऑफ बैलेंस शीट डेट। हालांकि आपके लिए आ भी गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं सीखा, आप सीख चुके हो ऑलरेडी। आप ऑलरेडी डीबीपी में जो सीख चुके हो, जो सिखा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, वही सेम थिंग है। अकाउंटिंग है, कैलकुलेशन, सब कुछ, सारी चीज कॉन्सेप्चुअली वैसी ही चलेगी। हालांकि आपके लिए आने नहीं वाला। बस टर्मिनेशन बेनिफिट खत्म, टर्मिनेशन बेनिफिट खत्म कर लो। और बस एक चीज बच गई लास्ट, नहीं हाँ थर्ड, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बट वो मैंने लिखवा दिया था, वो उसी तरह था। हाँ, वहीं पे लिख दिया था कि सेम होती है, इसलिए उसको अलग से नहीं करना। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, हाँ
नहीं नहीं, ये लास्ट है। तो किसी को बाय द वे अब मुद्दे की बात बताओ ना, इतनी बातें कर रहे हो तो ये भी बता दो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है, मीनिंग में लिखवा चुका हूँ। जो 12 महीने के अंदर पेबल होता है ना, इसका सिंपल एग्जांपल था सैलरी, वेजेस वगैरह। कोई 12 महीने का डिफरेंस है, ज्यादा हो गया तो करेक्ट, बिल्कुल सही। मतलब बेसिकली 4th ईयर में 5th ईयर की मतलब 4th ईयर एंड में बैलेंस शीट बना सकते हैं, पेबल है पेबल विद इन 12 मंथ्स एंड विद इन द एम्प्लॉयमेंट। यस, बिल्कुल सही। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यस। तो लिख लो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आर पेबल within 12 months after the end of the period in which service is rendered. Simply speaking, that is balance sheet date. अच्छी बात क्या है, नो एक्चुरियल assumptions और डिस्काउंटिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब यहां कोई प्रेजेंट वैल्यू वगैरह वगैरह का चक्कर नहीं है। नहीं, ऐसा भी हाँ मतलब कह सकते हो। अब मतलब बहुत सिंपल है। अब देखो, एक मिनट रुक जाओ। अब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स की भी ना कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन होता है, बट उसमें से करने वाला एक ही है, ठीक है ना। तो 4 जगह घबरा मत जाना सोच के कि अरे बाप रे अभी तो 4 चीजें और करनी है। 4 में से 3 करने वाली है ही नहीं, एक ही है जो समझने वाली है। करने वाली भी नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए समझने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट लिखना रेगुलर पीरियड बेनिफिट्स। रेगुलर पीरियड बेनिफिट्स, इसके ब्रैकेट में लिख लो सैलरी, वेजेस, डीए एटसेट्रा। तो मुझे बताओ, क्या मुझे आपको सिखाने की जरूरत है कि ये जो सैलरी पेबल होती है या वेजेस पेबल होती है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इसको पीएनएल में कैसे रिकॉग्नाइज करना है? तो ये तो आप कर लोगे ना। एक्रूअल बेसिस में कैसे करना होता है पूरा आता है आपको, कि प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कुछ कराने के लिए नहीं है, बस ये कैटेगरी बना दी हमने ऐसी। दूसरा लिखो, और ये है असली करने वाला या समझने वाला, इसी में जाएगा जो बेसिक टाइम जाएगा। तो इसमें लिखो सेकंड, शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस, इसके ब्रैकेट में एग्जाम्पल में लिख लो पेड एनुअल लीव या मैटरनिटी लीव। हाँ, सबैटिकल भी आ जाएगा इसमें। सिक लीव, ठीक है ना। तो ये समझने वाला है कि यहां पे आपको थोड़ी सी मतलब हल्का सा कुछ नयापन फील हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। और थर्ड लिखना प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस पेबल विद इन 12 मंथ्स। और फोर्थ लिखना नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स।
हालांकि इसमें भी कुछ सीखने को हो सकता था, बट वो आपको करना नहीं है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जिसको आप शायद इनकम टैक्स में पर्क्स बोलते हो, परक्विजिट्स है ना, परक्विजिट्स बोलते हो। तो जैसे मेडिकल बेनिफिट देते हो आपसे मतलब कंपनी देती है एम्प्लॉयज़ को, या हाउसिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं, गाड़ी वाड़ी मिलती है, एटसेट्रा। यहां सीखने को हो सकता था, बट वो आपके लिए है नहीं। तो आपको यहां पे सिर्फ एक ही चीज सीखनी है, वो क्या है? शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस। ठीक है ना, सिंपल भाषा में शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट छुट्टी जो एम्प्लॉयज को मिलती है, पेड लीव्स। यस, तो लिख लिया यहां तक? तो बस मुद्दे की बात कर ही लेते हैं, देरी किस बात की, पूरा खत्म ही कर लो इसको। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस मतलब जहां पे एम्प्लॉयज छुट्टी मारते हैं लेकिन उनके पैसे नहीं कटते, सिंपली स्पीकिंग लीव्स, ठीक है। थोड़ी देर अजीब लगेगी चीजें, बट जैसे जैसे बताऊंगा आपको सुनी सुनी लगेगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बस टर्म्स नए नए हैं इसके अंदर, बातें अंदर की बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो अब शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस में क्या है, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटिंग, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्यूमुलेटिंग। अब ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स हैं, अंदर का मीनिंग बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने सुनी सुनाई होगी। मतलब आपके घर में कोई ना कोई तो होता है जो जॉब में होता है, आपके मम्मी पापा, बड़े भाई बहन जो भी है, या आपके फ्रेंड या कोई भी, तो कोई ना कोई कभी ना कभी जॉब में होता है, तो आपने सुनी होती है चीजें। तो आप में से सब ऐसे हैं क्या जिनके घर में मम्मी या पापा या दोनों एटलीस्ट जॉब में है, या कोई नहीं आपके घर में? तो कोई भी चाचा वाचा है, कोई रिश्तेदार, सब बिजनेस में है क्या? पूरा खानदान बिजनेस में? अरे बाप रे। तो एनीवे देखो, नहीं भी होंगे तो आपको पता होगा यार, छुट्टी दो प्रकार की होती है। एक ऐसी होती है जहां पे आप इंप्लॉइज को देते हो, इंटाइटल करते हो कि आप साल में इतनी छुट्टी ले सकते हो। अगर आपने वो छुट्टी नहीं ली तो या तो आप अगले साल उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बिल्कुल सही, या तो उसके बदले में आप कैश पेमेंट ले सकते हो, जिसको आप लीव इनकैशमेंट बोलते हो। दो चीजें होती है, समझ आ रहा है? तो आपको जितनी, मानो मैंने साल में बोला इंप्लॉई को कि आप साल में 10 छुट्टी ले सकते हो, या कितनी भी ले लो यार, जो भी है 10 छुट्टी ले सकते हो। इंप्लॉई ने 6 ले ली, 4 नहीं ली, तो 4 के बदले या तो इंप्लॉई को हम देते हैं बेनिफिट कि भाई आप उस 4 के बदले कैश पेमेंट ले लो, या उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो। जनरली क्या होता है, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके अगर उस साल भी नहीं लिया तो उसके बाद वो लैप्स हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो। तो जहां पे आप अनयूटिलाइज्ड छुट्टी के बदले इंप्लॉय को या तो कैश में बेनिफिट देते हो, या तो आप उस कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट देते हो, वो आता है आपका एक्यूमुलेटिंग के अंदर। वो किसके अंदर आता है? एक्यूमुलेटिंग के अंदर। और कुछ छुट्टी ऐसी होती है जहां पे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता। इसका एग्जांपल है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव में ऐसा थोड़ी होता, आपने बोला इस साल आप ले सकते हो, नहीं ली तो अगले साल उतनी और ले लेना, ऐसा नहीं होता ना। तो मैटरनिटी लीव तो आप उतने का ही देते हो, वही मतलब आप इतनी मैटरनिटी लीव ले सकते हो जब आपको जरूरत पड़े, उसमें कोई कैरी फॉरवर्ड का या इनकैशमेंट का कोई चक्कर नहीं होता। तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसी छुट्टियों को क्या बोलते हैं? नॉन एक्यूमुलेटिंग। ठीक है ना, तो नॉन एक्यूमुलेटिंग के ब्रैकेट में आप यहां पे लिख भी सकते हो एग्जांपल में मैटरनिटी लीव। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल अगर कभी भी आपको लेना हो तो इसका एग्जांपल हो गया मैटरनिटी लीव। हाँ, बेसिकली वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अनयूटिलाइज्ड छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो गई या कैश में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हमको यहां पे जो डिस्कस करना है, इसके अंदर भी जो समझने वाला है वो क्या है? एक्यूमुलेटिंग। उसको थोड़ा आइडिया होगा। हाँ, तो देखो एक्यूमुलेटिंग भी ना, हालांकि इनकम टैक्स भी जिसने पढ़ी है उसको भी नया लगेगा। एक्यूमुलेटिंग शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस, ये भी अब दो प्रकार की होती है। एक होती है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिंग,
एक को हम बोलते हैं नॉन वेस्टिंग। ठीक है, ये कुछ नहीं है। मैंने आपको एक्यूमुलेटिंग में दो बेनिफिट बताए थे, या तो कैश में ले लो या कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो जो कैश वाला है ना उसको वेस्टिंग बोलते हैं, और जो कैरी फॉरवर्ड वाला है उसको नॉन वेस्टिंग बोलते हैं। तो आप भी ऐसे लिख लो, समझने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलो तो अब इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो अब 1 डाल के लिखो 1। सबसे पहले एक्यूमुलेटिंग, ये तो ऐसे समरी मैंने बनवा दी, अब थोड़ा डिटेल में इसको कर लो। एक्यूमुलेटिंग, चलो तो इसमें लिखना, पहले मीनिंग लिख लो इसका। दोस दैट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, those that can be carried forward and can be used in future periods if current period entitlement is not used। जिसका बेनिफिट सिंपली स्पीकिंग कैरी फॉरवर्ड होगा, सिंपली स्पीकिंग। अब इसमें हमने बोला था दो प्रकार की हैं, बताओ फिर से कर लो वही काम। एक क्या बोला था, वेस्टिंग, बड़ा बड़ा निकालना, इसी के नीचे लिख देंगे क्योंकि एक लिखना नॉन वेस्टिंग। ठीक है ना, एक वेस्टिंग एक नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग के नीचे लिखो एम्प्लॉइज आर entitled टू कैश पेमेंट। एम्प्लॉइज आर entitled टू कैश पेमेंट फॉर अनयूज्ड entitlement, for unused entitlement। ठीक है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहो तो आप लीव इनकैशमेंट लिख लो। सिंपली स्पीकिंग ये ज्यादा कॉमनली आपको दिखेगा लीव इनकैशमेंट, कि जितनी छुट्टी आपने यूटिलाइज नहीं करी उसको आप क्या करा लो, कैश में कन्वर्ट करा लो। पहले अब मैं इसी की बात कर लूं क्योंकि इसके बाद 2 सेकंड में खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल, लॉजिकल और कॉमन सेंस है। आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हमारा सारा डिस्कशन क्या है कि कंपनी को अनयूटिलाइज छुट्टी के बदले एक्स्ट्रा कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या आपको फील हो रहा है भाई, मंथली सैलरी वगैरह जो भी दे रही थी कंपनी वो तो दे ही रही है, उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय की अनयूटिलाइज छुट्टी है तो ईयर एंड में मानो मतलब वो उसको एक्स्ट्रा कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, सवाल ये है, क्या ये जो एक्स्ट्रा कैश पेमेंट कंपनी को करनी पड़ेगी इसकी लाइबिलिटी कंपनी को बुक करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो, कोई भी ऐसा इंप्लॉय होगा जिसको अगर बेनिफिट दिया जा रहा है कि भाई तू अनयूटिलाइज छुट्टी को कैश में कन्वर्ट करा लियो, तो ऐसा मतलब करवा सकता है। कंपनी ये नहीं बोलती करवा लियो, कंपनी बोलती है आप करवा सकते हो। तो कोई भी इंप्लॉय ऐसा होगा क्या जिसकी अनयूटिलाइज छुट्टी होगी वो कैश में कन्वर्ट करा सकता है बट वो नहीं कराएगा? कंपनी बोल रही है या तो आप इसको कैश में कन्वर्ट करा लो या इसको ये लैप्स हो जाएगी आपकी। तो कोई भी इंप्लॉय है जो कैश में नहीं कन्वर्ट कराएगा? नहीं है। तो इसलिए ईयर एंड पे कंपनी को तो पता रहेगा भाई हमारे टोटल कितने इंप्लॉइज हैं, उनकी कितनी अनयूटिलाइज लीव है, उनको कितना हमें कैश देना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है, ईयर एंड पे अगर आपका वेस्टिंग वाला केस है जहां आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो सीधी सीधी बात क्या है, जितनी भी कैश पेमेंट आपको करनी पड़ेगी उसकी लाइबिलिटी आपको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कर देनी चाहिए। पूरी लाइबिलिटी, पूरी लाइबिलिटी, क्योंकि एम्प्लॉय सारे के सारे आके आपसे कैश में लेके जाएंगे ही जाएंगे। समझ में आ गया? तो बस यही पॉइंट है और वेस्टिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसी के साथ लिख लो, अमाउंट पेबल शुड बी
रिकॉग्नाइज्ड इन फुल, समझ गए? तो कोरिस्पॉन्डिंगली आप एक लाइबिलिटी बना दोगे और कोरिस्पॉन्डिंगली वो एक खर्चा भी आपके इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। मतलब नॉर्मल सैलरी वेजेस तो आ ही रही है, प्लस जो लीव इनकैशमेंट आपको देनी है वो भी आपकी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर एज एक्सपेंस आ जाएगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि 31 मार्च है तो इमीडिएटली कंपनी 31 मार्च को पे कर देगी, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए कंपनी को पहले लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। पहले बात क्लियर हो गई? तो लीव इनकैशमेंट वाला केस समझ में आ गया, बट इसको लीव इनकैशमेंट बोलना नहीं है, लिखना भी नहीं है, आपको क्या बोलना है? वेस्टिंग। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? नॉन वेस्टिंग में है, तो पहले अब इसमें लिखो, फिर इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। पहले इसका मीनिंग, इंप्लॉइज आर नॉट एंटाइटल्ड to cash payment for unused leaves। ठीक है ना? तो एम्प्लॉइज को कैश में पेमेंट नहीं होगी, तो सर क्या होगा बताओ? कैश में पेमेंट नहीं होगी अनयूज्ड लीव के बदले, तो क्या होगा? वो कैरी फॉरवर्ड होगी, वो कैरी फॉरवर्ड होगी। यही था ना, यहां पे कैरी फॉरवर्ड की बात हुई थी, तो बस ये लिख लो। अब इस कैरी फॉरवर्ड को देखो कैसे लिखा, इंक्रीज्ड एंटाइटलमेंट ऑफ फ्यूचर पीरियड्स। हालांकि यहां भी कंपनी बहुत चंट होती है, एक्चुअली बहुत चालू होती है कंपनी अपनी पॉलिसी में, अभी बताता हूं कैसे। ठीक है ना? तो क्या लिखा मैंने? इंक्रीज्ड एंटाइटलमेंट ऑफ फ्यूचर पीरियड्स। सिंपली स्पीकिंग क्या है? बोलने का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड। मतलब अगले साल आपकी जो एनुअल एंटाइटलमेंट है जो आपको मिलती है वो तो मिलेगी मिलेगी, प्लस जो पिछले साल की अनयूटिलाइज लीव है वो भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो इसलिए मैंने क्या बोला? इंक्रीज्ड एंटाइटलमेंट। समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां पे कंपनी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। लिखो, एस्टिमेट शुड बी मेड, एस्टिमेट should be made for any, या for, ऐसे लिखो, for carry forwarded entitlement that will be used, and accordingly it is recorded as liability to that extent, ठीक है ना? इसके ब्रैकेट में लिख लो रेफर, क्वेश्चन कोई है ही नहीं इसके ऊपर, तो क्वेश्चन तो मैं क्या कर रहा हूं, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस किया हुआ है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, तो लिख लो रेफर एग्जाम्पल ऑन पेज 6.8, और उसी एग्जाम्पल पे लेके आता हूं, उससे आपको समझाता हूं। आसान है, बस एक बार समझने की बात है आसान। तो पहले लिख लो, मेरे बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, डिस्कस करेंगे, मुझे लगता है आपको मजा आएगा बट पहले नोट कर लो। तो वो एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद ये पढ़वा दूंगा कि क्या लिखा, आपको अपने आप ही बात पे क्लियर हो जाएगी एकदम। ठीक है, बट पहले बताओ, ये वेस्टिंग वाला तो समझ में आ गया, सिंपल लॉजिक है, इसमें तो कुछ डिस्कस नहीं करना कि भाई अगर आप कैश में बेनिफिट देने ही वाले हो तो आपको पूरी लाइबिलिटी विदाउट एनी एस्टिमेशन, जितनी भी अनयूटिलाइज लीव है उसकी पूरी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देनी है। दिक्कत क्या है? कैरी फॉरवर्ड वाले केस में। अब यहां सोचने की बात है कि यहां कितनी लाइबिलिटी हमें रिकॉर्ड करनी है, अब यही समझने के लिए इस एग्जाम्पल पे आना है। चलो, तो आपको लिखना विखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, मेरे साथ साथ समझना है और फिर बोलना है हाँ समझ में आ गया। ये है
इस एग्जाम्पल को बाद में ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मतलब इसी से मुझे लगता है ज्यादा आएगा तो कुछ एमसीक्यू बन सकता है और कुछ नहीं। बड़ा क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, 4 नंबर 5 नंबर वाला भी नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं तो एमसीक्यू कर रहा हूं, 2 नंबर का ज्यादा एक आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो एक बार पढ़ो ध्यान से, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। वो कह रहा है एन एंटरप्राइज हैज 100 एम्प्लॉइज हु आर एंटाइटल्ड टू 5 वर्किंग डेज ऑफ लीव फॉर ईच ईयर। हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं? 100 एम्प्लॉइज हैं, और हर साल उन्हें कितनी छुट्टी मिलती है? पेड लीव 5 मिलती है, 5 वर्किंग डेज, मतलब वही 5 छुट्टियां मिलती है मोटा मोटा। अनयूज्ड लीव मे बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 कैलेंडर ईयर। अगर इसमें से अनयूटिलाइज्ड है तो आप क्या कर सकते हो? अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन पहली चालूपंथी कंपनी की क्या होती है, और प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, नहीं छुट्टी देते वो नहीं है वो है कि वो 1 साल ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बोले तो अगले साल अगर नहीं यूज हुआ तो फिर ये लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ज्यादा 1 साल। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर कह रहा है द लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ द, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, ध्यान से पढ़ लो। द लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर्स इंटाइटलमेंट and then out of any balance brought forward of the previous year that is on LIFO basis। क्या मतलब है बताओ? हाँ, ये दूसरी चालूपंथी कंपनी की। ऐसे तो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं पिछले साल की छुट्टी ले रहा हूँ, इस साल की छुट्टी बच जाएगी, वो अगले साल ले जाएगा, वो तो चलता रहेगा उसका। तो ये भी बहुत प्रैक्टिकल कंपनी की चालूपंथी होती है। एक तो पहली चालूपंथी की 1 साल में खत्म हो जाएगी, दूसरी चालूपंथी वो कहता है अगर आप करंट ईयर में आप लीव ले रहे हो ना, तो पहले आप करंट वाली लो, जो करंट ईयर में आपकी इंटाइटलमेंट है उसमें से लो, अगर उसके बाद एक्स्ट्रा और छुट्टी हो जाएगी तब आप कैरी फॉरवर्ड यूज करना। इसलिए उसने क्या बोला इसको? लीफो। लीफो कैसे हुआ बताओ? ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लेटेस्ट वाली छुट्टी पहले यूज हो रही है, फिर पिछली वाली छुट्टी यूज हो रही है, इसलिए लीफो हो गया। समझ में आ गया? तो इतनी कहानी क्लियर हो गई कि लीव 5 मिलती है, अनयूटिलाइज लीव कैरी फॉरवर्ड होती है, बट पहली बात सिर्फ 1 साल के लिए, दूसरी बात अगले साल जो लीव ली जाती है पहले करंट ईयर की लीव में से लेते हैं, फिर कैरीड फॉरवर्ड लीव में से उसको आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? फिर क्या कह रहा है? At 31st December 2024, the average unused entitlement is 2 days per employee। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ आपके टोटल 100 एम्प्लॉइज थे, तो 31 दिसंबर 2024 को उसने बोला जो ऑन एन एवरेज पर एम्प्लॉय अनयूटिलाइज लीव थी वो कितनी थी? 2 डेज थे, तो टोटल कितनी हो गई? हाँ, तो कंपनी को तो सभी के लिए लेना है, टोटलिटी में पूरा खर्चा लेना होता है, तो वो तो क्या बोलेगी? टोटल 200 लीव्स हैं, राइट? ओके। द एंटरप्राइज expects based on past experience which is expected to continue that 92 employees will take no more than 5 days of leave in 2025, बोले तो अगले साल, and that the remaining 8 employees will take on an average 6.5 days each। क्या बोला बताओ उसने? बताओ क्या बोला? हाँ, जो 8 है वो 1.5 एक्स्ट्रा यूज करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। तो नेक्स्ट ईयर आ गए हम 2025 में, हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉइज थे? 100 एम्प्लॉइज थे, तो वो कह रहा है यार देखो अब अगले साल 100 में से 92 तो ऑन एन एवरेज सिर्फ कितनी छुट्टियां लेंगे? 5 दिन की लेंगे। अब क्या समझना है, हमने बोला था लीफो बेसिस पे है, एग्जैक्टली अगर बोलो ये 5 दिन की छुट्टी लेंगे तो ये 5 दिन की छुट्टी कहां से कटेगी? ये तो सिर्फ करंट ईयर में से कटेगी, और पुरानी वाली क्या होगी? लैप्स हो जाएगी। तो पुरानी कितनी थी? 2 थी ना, ऑन एन एवरेज 2 थी, ये क्या हो जाएगी? ये तो लैप्स हो जाएगी। समझ में आया? और रिमेनिंग 8 एम्प्लॉइज का क्या बोला उसने? वो 6.5 दिन की छुट्टी लेंगे ऑन एन एवरेज। अब ये मत बोला सर 6.5 दिन कहां से आ गया, ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं हम, ठीक है? टोटल कितनी लेंगे डिवाइडेड बाय मान लो 8, ऑन एन एवरेज 6.5 दिन की छुट्टी लेंगे। तो अगर 6.5 दिन की लेंगे, करेक्ट,
तो अब लीफो बेसिस में होना है तो 6.5 में से 5 तो कहां से यूटिलाइज होगी, करंट में से होगी, बच कितनी गई 1.5। ये कहां से यूटिलाइज होगी, ये वो जो 2 दिन की छुट्टी थी उसमें से होगी, कैरी फॉरवर्ड में से। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये खत्म हो गया, बस एग्जाम्पल कहानी खत्म हो गई। सवाल ये है कि ये जो टोटल अनयूटिलाइज लीव तो 200 की थी, क्या कंपनी को ये 200 लीव की पूरी लाइबिलिटी पूरी रिकॉर्ड करनी चाहिए? नहीं, एग्जैक्टली उनको कितनी की करनी चाहिए, उनको सिर्फ कितनी की करनी चाहिए, हाँ उनको कितनी की करनी चाहिए, वो उनको कहना चाहिए 1.5 दिन की कैरीड फॉरवर्ड। भाई ये 200 में से एक्चुअली कितनी यूज होगी, 200 में से कितनी एक्चुअली यूज होगी 1.5 इंटू 8 दैट इज 12। तो आउट ऑफ 200 पूरी 200 छुट्टियां तो यूज ही नहीं हो रही है, कितनी यूज हो रही है 12। तो कंपनी को सिर्फ 12 दिन की लाइबिलिटी बनानी चाहिए। अब आप पूछोगे सर लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, इसको आप एवरेज पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप इसको पर डे सैलरी ऑन एन एवरेज जो आती है ना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मानो पर डे सैलरी ऑन एन एवरेज आती है 1000 रुपए ऑन एन एवरेज, तो आप कितनी की लाइबिलिटी आप बुक कर दोगे 12,000 की। बस ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया आपको? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई? तो बस उसने यही बोला एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स दैट इट विल पे एन एडिशनल 12 days ऑफ पे एज अ रिजल्ट ऑफ अनयूज्ड एंटाइटलमेंट दैट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन 31 December 24। ये भी आप ही ने जैसे कैलकुलेट किया 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है ना। तो देयरफॉर एंटरप्राइज रिकॉग्नाइजेज अ लाइबिलिटी इक्वल टू 12 days ऑफ पे। बस ये कॉन्सेप्ट है। तो नॉन वेस्टिंग में क्या चक्कर है, अब कंपनी को यहां पे एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि यार ये जो लीव कैरी फॉरवर्ड हो रही है उसमें से कितनी यूटिलाइज होगी, सिंपली स्पीकिंग उसमें से कितनी यूटिलाइज होगी, सिर्फ उसी की लाइबिलिटी बुक करनी है। बट लीव इनकैशमेंट में क्यों नहीं करना, बताओ ये कि सर कितनी करेंगे, कितने इंप्लॉइज करेंगे। भाई वहां तो आप कैश में दोगे तो वहां तो सारे ही करेंगे ना, वहां तो आपने इंप्लॉय को रोका ही नहीं है, तो वहां तो ऑब्वियसली भाई यहां पे भी अगर मानो ये 200 लीव का हम इंप्लॉय को ऑप्शन दे देंगे आप इसको कैश में ले जा सकते हो, तो यार सब लेंगे, तो सारे इंप्लॉइज लेंगे। 100 इंप्लॉइज हैं, 2 अनयूज्ड लीव है, सबके सब आगे लेके जाएंगे। तो इसीलिए वेस्टिंग के केस में तो हमने क्या करना है, पूरी 200 लीव जो है पूरी की लाइबिलिटी आपको बुक करनी है। लेकिन नॉन वेस्टिंग में क्या है, आपको एस्टिमेट करना है कि उसमें से कितनी यूज होगी और खाली उसी की आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। समझ में आ गया? बस अब आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हो, मैंने क्या यहां पे लिखा था, यही बात लिखी थी, अब पढ़ लो। एस्टिमेट शुड बी मेड फॉर कैरी फॉरवर्ड एंटाइटलमेंट दैट विल बी यूज्ड एंड अकॉर्डिंगली इट इज रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी टू दैट एक्सटेंट ओनली। तो 200 में से आप सिर्फ 12 दिन की ही कर रहे हो, उतनी ही आपको लाइबिलिटी बुक करनी है। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि सर यहां तो क्या हो रहा है कि अगले 1 साल के अंदर अनयूटिलाइज लीव क्या हो रही है, लैप्स हो रही है। मान लो कोई कंपनी बड़े दिल वाली है, वो कहती है नहीं 1 साल नहीं, हम आपको 2 साल देते हैं, आप 2 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो क्या सर तो फिर वैसे करेंगे। अब ये हो गया चक्कर। मानो यहीं पे, मतलब इसी एग्जाम्पल में चलो बोल दूं जो हमने अभी एग्जाम्पल करा, इसी एग्जाम्पल में मानो ये जो 200 छुट्टियां थी हम इंप्लॉय को एक की जगह 2 साल कैरी फॉरवर्ड करने देते हैं, फिर क्या, पूरा रिकॉर्ड करेंगे या फिर एवरेज एस्टिमेट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। फिर आपको पता है क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा, फिर आपका काम बढ़ जाएगा। आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि 200 में से अगले 1 साल में कितनी यूटिलाइज होगी और दूसरे साल में कितनी होगी। हाँ, और ये जो 2 साल वाला पार्ट है ये तो मोर देन 1 ईयर हो गया, मोर देन 12 मंथ्स, तो ये तुरंत कहां पे चला जाएगा, ये शॉर्ट टर्म इंप्लॉय बेनिफिट में रहेगा ही नहीं, ये किधर चला जाएगा, लॉन्ग टर्म इंप्लॉय बेनिफिट में। फिर यहाँ वो एक्चुरियल अजम्पशन और ये वो सारी भसड़बाजी शुरू हो जाएगी, आपको नहीं आएगी, डोंट वरी, बट मैं ऐसे लॉजिक कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं। समझ में आ गया? तो बस अब यही पॉइंट लिखवाना है, लिख लो, स्टार डाल के नीचे लिख लो, इफ
carried forward compensated absences are expected to be used beyond 12 months then it will be accounted for as लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट में लिख लो चाहे तो LTEB। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, दैट इज एक्यूमुलेटिंग। दूसरा मेन क्या था आपका? नॉन एक्यूमुलेटिंग। इसमें लिखो, पहली बात इसकी क्या बात होती है? इट डज नॉट कैरी फॉरवर्ड, मतलब बात ही बोलना ही इरेलीवेंट है। इसका नेचर ही ऐसा होता है कि ये इरेलीवेंट है कि कैरी फॉरवर्ड होगी कि नहीं होगी। मतलब कुछ छुट्टियां ऐसी होती भी एक्चुअली, जैसे सिक लीव्स होती हैं। अगर आपने सुना एक सिक लीव्स होती है, तो सिक लीव्स क्या आप देते हो एम्प्लॉय को करंट ईयर में, लेकिन वो ना ही कैरी फॉरवर्ड होती है ना ही वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। जो कैरी फॉरवर्ड या कैश वाली होती है ना, वो अर्नड लीव होती है ना। एक SL होती है, एक EL होती है, ठीक है ना। तो इसका सिक लीव भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो यहां पे क्या बोला कि यहां पे आपको कैसे खर्चा बुक करना है, लाइबिलिटी बुक करनी है। तो लिखो कॉस्ट ऑफ नॉन एक्यूमुलेटिंग एब्सेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड as and when they arise। क्या मतलब है बताओ इसका? हाँ भाई, जब इंप्लॉय लेगा तब उसकी कॉस्ट मानो, नहीं ले रहा तो आपकी दिक्कत ही नहीं भाई। ना ही आपको उसको एक्स्ट्रा कैश में देना है, ना ही उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो फिर किस बात की लाइबिलिटी या किस बात का खर्चा? लेकिन अगर इंप्लॉय ले लेता है, मानो कोई इंप्लॉय आई, उसने बोला मैं मैटरनिटी लीव ले रही हूं, तब आपको उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट बुक करना पड़ेगा। भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो है भाई, इंप्लॉय काम नहीं कर रहा फिर भी आपको उसे पैसा देना पड़ रहा है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा खर्चा है। समझ में आ रहा है? तो बस इतना है नॉन एक्यूमुलेटिंग में। तो समझने वाला इसमें के अंदर भी था एक्यूमुलेटिंग, और उसके अंदर भी क्या है समझने वाला था एक्चुअली में? नॉन वेस्टिंग। और उसमें भी एक ही बात समझने वाली थी, वो क्या थी कि भाई जो अनयूटिलाइज्ड कैरी फॉरवर्ड लीव है उसको आपको एस्टिमेट करना है, उसमें से कितनी यूज होगी उतनी की लाइबिलिटी बुक करनी। बस इतना ही था पॉइंट देखा जाए तो। ठीक है, चलो। तो वैसे इसके अंदर थोड़ा सा हो गया, पहले नोटिंग हो गई इसकी। इसके अंदर एक पॉइंट और दे रखा है जो मेरे को लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं से पढ़ा लूं क्या आपको? है ना? मत लिखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा हाथ थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा, तो यहीं से पढ़ लो। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा, वैसे बहुत रेयरली मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा, बट बहुत दर्द हो रहा है, अब हाथ लिखा नहीं जा रहा। तो मैं यहीं से पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट होता तो मैं खुद ही लिख लेता। ठीक है ना? प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान, ये बेसिकली वो है, ये मैं दिखा देता हूँ जो फोर्थ वाला लिखा था, थर्ड लिखा था। यहाँ पे लिखे थे ना हमने, 3-4 लिखे थे, ये वाली की बात हो रही है। ठीक है ना? तो कुछ है नहीं इसमें, ये बता रहा है इसकी प्रॉफिट शेयरिंग या बोनस आपको एज लाइबिलिटी या जो भी एज एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करना है। आजा भाई,
ये भी थक गया थोड़ा सा। तो देखो उसमें उसने क्या बोला है, उसने बोला है आ रहा रुको, थक गया वो भी। तो कह रहा है, देखो पढ़ो इसको, रिकग्निशन of expenses for profit sharing and bonus plans would depend on fulfillment of condition mentioned in the standard. Simply speaking कि भाई आप बोनस या प्रॉफिट शेयरिंग एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को देते हो तो उसका खर्चा आपको कब रिकॉग्नाइज करना है। पहला लिखा, इफ एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू मेक सच पेमेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसका क्या मतलब है कि उनकी लाइबिलिटी है बिकॉज ऑफ सम पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, या तो आप पास्ट में एग्रीमेंट में लिख चुके हो ये चीज, आपने एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ऑलरेडी, या फिर एग्रीमेंट में लिखा नहीं है लेकिन आपकी जनरली एक प्रैक्टिस रही है कि आप एम्प्लॉय को मानो ओवरऑल बोनस देते हो इक्वल टू मानो फॉर एग्जांपल 10% ऑफ प्रॉफिट्स, इतने का आप एम्प्लॉयज को बोनस देते हो। तो या तो लिखित में आपकी ऑब्लिगेशन है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, या फिर आपकी पास्ट प्रैक्टिस रही है कि आप एक्स्ट्रा बोनस देते हो एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ मानो प्रॉफिट या कुछ, तो फिर आपको लाइबिलिटी बुक करनी है। और दूसरा वाला तो आप खुद ही देख लो, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन बी मेड, मतलब रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो, है ना। इसीलिए मैंने एग्जांपल में लिया ही है 10% ऑफ प्रॉफिट, तो आप यहां पे एस्टिमेट कर पाओगे कि आपको एक्स्ट्रा बोनस वगैरह इंप्लॉय को कितना देना है। तो अगर आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कीवर्ड्स क्या है सारे यहां पे, एक है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है आपकी, और दूसरा आप रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो, तो ही आपको प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस एएस के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है। जैसे आपने टर्मिनेशन बेनिफिट पे लिखा था कि आपको कब रिकॉग्नाइज करना है, तो ये वही कह रहा है। ठीक है, तो लिख लो, ये लिख रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, आपके नोट्स कंप्लीट रहेंगे। तो इलस्ट्रेशन 1 से 4 तो आपको बस एक बार रीड करना है, ठीक है। बचे क्वेश्चन के लिए कर रहा हूं, और जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है आपका पीछे, उसका 1 एक बार ये कर लेना है, ये होमवर्क है आपका, और काम खत्म नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन आपको अभी करना है जाने से पहले, पास्ट ईयर का। मैंने तो बोला ही नहीं अभी काम खत्म हो गया, आप अपनी अजम्पशन में चल रहे हो, मेरी गलती थोड़ी ना है। मैंने तो बोला चैप्टर खत्म हो गया, ये एस खत्म हो गया। ले लेना भाई, फोटो ले लेना। नोट्स चाहिए, आज के नोट्स चाहिए, मैं सारे नोट्स भेज दूंगा, जो नोट्स चाहिए होते हैं मुझे बता दिया करो, मैं भेज दूंगा पीडीएफ में। हाँ वो बीमारी है ना लेट आने की। कोई टाइम, मेरी क्लास में आज तक आप एक ही बार आए हो टाइम से, कितने दिन हो गए हैं। चलो ये क्वेश्चन करना है भाई, ये भी पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सितंबर 2024, 5 मार्क्स। करते रहो गप्पे, मैं जाने नहीं दूंगा जब तक होगा नहीं है, करते रहो गप्पे, मेरे को क्या है, मेरे को तो कोई जल्दी है नहीं जाने की। तो आपको याद है कल मैंने प्लान एसेट्स के 4 एग्जाम्पल्स करवाए थे, उसमें एक एग्जाम्पल नंबर 3 करा था, मैंने बोला था ये एग्जाम्पल आया था पास्ट क्वेश्चन में, मेरी बात सुनते हो तो याद होगा। तो ये वो वैसा क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। तो देखो कितना याद है आपको, देख लेना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिसमें मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे निकालते थे, वो वाला है, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये वो है, देखो है ना। तो पेंडोरा लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट पेंशन प्लान
फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट है 1 अप्रैल को, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। बेनिफिट्स पेड दे दिया उसने, और डेट बताइए, डेट ध्यान से देख लेना 30 नवंबर। कंट्रीब्यूशन की डेट बताइए 30 सितंबर 142। और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑन 31 मार्च कितनी है? 7.5। ऑन 1 अप्रैल द कंपनी मेड फॉलोइंग एस्टीमेट। इतनी बड़ी चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपके लिए बताओ काम की चीज क्या है, सिर्फ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10.5। बस यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न्स ऑन प्लान एसेट। हाँ, प्लान एसेट का अकाउंट बना लो। और सुबह एक डाउट पूछ रहा था वही कि भाई हम बिना अकाउंट बनाए भी कर सकते हैं, आपने भी पूछा था आई थिंक पिछली क्लास में, तो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अकाउंट ही बना के गए, बल्कि इनफैक्ट आंसर आईसीआई का देखोगे वो भी अकाउंट नहीं बनाते। बट अकाउंट मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए मैं वो बताता हूं। मैंने तो नहीं करना ना, मैं मान के चल रहा हूं करोगे आप। हाँ, होमवर्क भी दिया था, बट ये दूसरी वैरायटी का है शशांक। कर लो, फिर छुट्टी आपकी फाइनल। फ्लैट वाला काम नहीं करना, इसमें वो नहीं करना, वो नहीं करना। आंसर क्या है? वो नहीं करना जो इफेक्टिव 10.5 करके, लेकिन वीडियो में है वो जब भी बोलते हैं एस्टिमेट होता है 10.5 इफेक्टिव है ना। वो गया उसका इंटरेस्ट उस पीरियड में 5 लाख महीने के लिए 5 लाख पूरे 12 महीने के लिए करने। मैं 5 लाख महीने के लिए बना तो उसमें फॉरेन के 140 अभी क्या आ रहा है अपना में लागू भाई क्रॉस के करेंगे।
तू ही कंफ्यूज कर रहा था तेरे सबसे पहले गेम कितना वाला है 57 का हो गया सब आपका काम है गेम भी निकल जाएगा मार लिया हाथ पैर। असली तो एक ही तो कैलकुलेशन मेन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गया आसान, ट्रिक तो बता दी थी सिंपल। हाँ बोला तो है वैसे, बट मेरी सजेशन है मत करना। बट मेरी सजेशन है कंपाउंडिंग लेके ही करो, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में होगा, कभी वो गलती से सजेस्टेड आंसर में ना लिखे तो पेपर चेकर भी उसे कंसिडर नहीं करेगा, तो अब रिस्क है ना आपका। तो कैसे भी कर लो, ओपनिंग तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका ओपनिंग बैलेंस पे 10.5% पूरे साल का, प्लस इनवर्ड कंट्रीब्यूशन 1,42,000 है, इसका 10.5% कब हुई थी 30 सितंबर को, तो वही 6 महीने का, माइनस बेनिफिट पेड कितना है, कितने महीने का, दिसंबर, हाँ 4 महीने, यस। बस इस गणित को सॉल्व करना है। हाँ 577 एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ रहा है 57,750, और एक्चुअल गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, इसमें भी गेन आ रहा है, कितना 13,250। बस इन दोनों को टोटल कर लो तो आपका एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा। तो असली तो यही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ये आ गया, फिर तो ये सब बैलेंस में निकल जाता है, चेक कर लेंगे एक बार। तो यस 57,750 आ गया। प्रेजेंटेशन देखो उन्होंने भी अकाउंट नहीं बनाया, बट आंसर देख लेना। और ये काम हमारा कहाँ निकाला है इन्होंने, एक्चुअल रिटर्न, पता नहीं वो क्या, एक्चुअल रिटर्न ये 171 यही आ रहा है टोटल, हाँ यही आ रहा है 171, डन। चलो अब छुट्टी।